वेलकम टू स्टडी आर्ट 11। आज हम पढ़ेंगे नहीं, जिएंगे। सो आर यू रेडी? आज के समय में सबसे बड़ा सवाल क्या है? इंसान के अधिकार सुरक्षित हैं या नहीं? मानवाधिकार यानी जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा। इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए मैं तुमको इस टॉपिक का मास्टर बना दूंगा। हैं। इन नोट्स की शुरुआत में ही बहुत ही स्पष्ट तरीके से मानवाधिकारों और मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स के बीच का अंतर बताया गया है। अक्सर लोग इन दोनों शब्दों को एक ही समझ लेते हैं। हाँ, ये बहुत आम कंफ्यूजन है। लेकिन पेज 1 पर अधिनियम की धारा 21D का हवाला देते हुए नोट्स एक बहुत ही सटीक लाइन खींचते हैं। इसमें साफ लिखा है कि मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं द्वारा गारंटीकृत हैं। एक तरह से मानवाधिकार पूरी तरह से सार्वभौमिक है। और इस सार्वभौमिकता का यानी इस यूनिवर्सल नेचर का कानूनी महत्व बहुत गहरा है। मानवाधिकार किसी देश के बॉर्डर या उसकी नागरिकता के नियमों तक सीमित नहीं होते। मतलब कोई लंदन में हो या भारत में, ये अधिकार सबको मिलते हैं। एकदम सही। एक इंसान होने के नाते जो अधिकार हमें कुदरती तौर पर मिलते हैं, चाहे वो जीवन का अधिकार हो, आज़ादी हो या मानवीय गरिमा हो, वे सब मानवाधिकार हैं। दूसरी तरफ जब हम पेज 2 पर मूल अधिकारों के फ्लो चार्ट को देखते हैं तो वहां स्पष्ट है कि फंडामेंटल राइट्स किसी देश के संविधान द्वारा मुख्य रूप से वहां के नागरिकों को दिए जाते हैं। जैसे हमारे संविधान का भाग 3। जी, भारतीय संदर्भ में वे मूल अधिकार हैं, लेकिन मानवाधिकार का दायरा उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसमें यूएन की डिक्लेरेशन और इंटरनेशनल ट्रीटीज भी शामिल हैं। और ये अंतर समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 1993 में जब ये एक्ट लाया गया था तो इसका बैकग्राउंड केवल राष्ट्रीय नहीं था बल्कि अंतर्राष्ट्रीय था। और इसी ऐतिहासिक टाइमलाइन को याद रखने के लिए पेज नंबर 3 पर एक बहुत ही मजेदार ट्रिक दी गई है। वो 93 में आया एक्ट वाली ट्रिक। हाँ, 93 में आया एक्ट, 94 में मिली मोहर। जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए ये ट्रिक इन तारीखों को याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। ये सिर्फ रटने का फॉर्मूला नहीं है बल्कि ये कानून के बनने की पूरी जर्नी को दिखाता है। बिल्कुल, ये जर्नी बहुत अहम है। 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में यूएन द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की गई थी, जिसे हम यूडीएचआर कहते हैं, और उसी दिन को हम मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारत ने इसे लागू करने में काफी समय लिया। हाँ, भारत ने अपनी इस अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट को कानूनी रूप देने के लिए 28 सितंबर 1993 को एक अध्यादेश के जरिए इस एक्ट को लागू किया। और नोट्स के मुताबिक अध्यादेश लागू होने के कुछ ही दिनों बाद 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी का गठन कर दिया गया। जी। फिर प्रक्रिया पूरी होने पर 8 जनवरी 1994 को राष्ट्रपति ने इस पर अपनी मोहर लगा दी। तो वही ट्रिक यहाँ काम आती है। 93 में आया एक्ट, 94 में मिली मोहर। तो 90 के दशक का वो जो दौर था वो भारत के लिए बहुत बदलाव का दौर था। आर्थिक उदारीकरण हो रहा था और साथ ही ग्लोबल लेवल पर मानवाधिकारों को लेके एक पारदर्शी सिस्टम बनाना भी जरूरी हो गया था। एनएचआरसी उसी दिशा में उठाया गया कदम था। लेकिन किसी भी संस्था की सफलता उसके स्ट्रक्चर पर निर्भर करती है। तो अब अगर हम नोट्स के पेज नंबर 4 और 5 पर आएं तो यहाँ एनएचआरसी की संरचना को समझाया गया है। और ये संरचना कोई साधारण नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। धारा 3 के तहत जो एनएचआरसी का ढांचा है, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, उसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसमें न्यायपालिका का वजन भी हो और समाज की विविधता भी दिखे। इस ढांचे की बारीकी को स्लाइड में बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन किया गया है। 1 + 1 + 3 + 7 का फॉर्मूला दिया है। जी, ये फॉर्मूला एग्जाम के नजरिए से बहुत काम का है। हाँ, तो आयोग का जो एक अध्यक्ष होता है वो कोई ब्यूरोक्रेट नहीं हो सकता। नोट्स में हाईलाइट किया गया है कि अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जज ही होना चाहिए। इसके अलावा न्यायिक सदस्य के रूप में सुप्रीम कोर्ट का एक जज और हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होता है। न्यायपालिका के इतने सीनियर लोगों को रखने का मतलब यही है कि आयोग के पास कानूनी मामलों की गहरी समझ हो। और इसके साथ ही आयोग में मानवाधिकार क्षेत्र के 3 एक्सपर्ट्स भी होते हैं। और इनमें एक महिला का होना अनिवार्य है। अनिवार्य, बिल्कुल। लेकिन इस संरचना का जो सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है, जिसे नोट्स के पेज 5 पर एक अलग बॉक्स में दिया गया है, वो हैं इसके 7 पदेन सदस्य, जिन्हें डीम्ड मेंबर्स कहा जाता है।
हाँ, ये बहुत ही खास प्रावधान है। इन 7 सदस्यों में एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, महिला, बाल अधिकार, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन आयोगों के कमिश्नर या अध्यक्ष शामिल होते हैं। और इनका शामिल होना इस आयोग को एक तरह की संपूर्णता देता है। देखिए, मानव अधिकारों के हनन का सबसे ज्यादा खतरा समाज के कमजोर या हाशिए पर रहने वाले वर्गों को ही होता है। सही बात है। तो जब इन सभी अलग अलग आयोगों के अध्यक्ष एनएचआरसी की मीटिंग में एक साथ बैठते हैं, तो ये सुनिश्चित होता है कि किसी भी संवेदनशील वर्ग की आवाज पीछे न छूट जाए। ये सच में एक बहुत ही दूरदर्शी सोच थी। लेकिन इस दूरदर्शिता का असली टेस्ट तो उन लोगों की नियुक्ति में होता है ना। और यहीं पर नोट्स का पेज नंबर 6 एक बहुत बड़े एग्जाम अलर्ट की तरफ इशारा करता है। वो नियुक्ति समिति वाला ट्रैप। बिल्कुल। धारा 4 के तहत राष्ट्रपति इन्हें सीधे अपनी मर्जी से नहीं चुन सकते। इसके लिए 6 सदस्यों की एक समिति होती है जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। और इसमें गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और दोनों सदनों के विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। हाँ, लेकिन नोट्स में जिस बात पर लाल रंग से चेतावनी लिखी है वो ये है कि समिति में राज्यसभा के सभापति यानी भारत के उपराष्ट्रपति शामिल नहीं होते। जी, उनकी जगह केवल राज्यसभा के उपसभापति को शामिल किया जाता है। ये एक बहुत ही छोटी सी लेकिन अहम बात है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब लोकसभा का अध्यक्ष है तो राज्यसभा का सभापति भी होगा। और यही एग्जामिनर का फेवरेट सवाल बनता है। लेकिन इसके पीछे का जो संवैधानिक तर्क है वो बहुत दिलचस्प है। ये कोई गलती नहीं है, बल्कि ये टेबल ऑफ प्रेसिडेंस यानी वरीयता क्रम का सम्मान है। मतलब प्रोटोकॉल का मामला है। बिल्कुल। भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है वो संवैधानिक पदानुक्रम में प्रधानमंत्री से ऊपर होता है। ऐसे में एक ऐसी समिति जिसका हेड प्रधानमंत्री हो, उसमें उपराष्ट्रपति को एक सामान्य मेंबर की तरह बिठाना संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ होता। ओह, ये तो बहुत ही तार्किक बात है। इसलिए प्रोटोकॉल के इस टकराव से बचने के लिए उपराष्ट्रपति को इस समिति से बाहर रखा गया है। ये दिखाता है कि हमारे सिस्टम में शक्तियों के संतुलन का कितना ध्यान रखा जाता है। वाकई एक बहुत ही शानदार विश्लेषण है। अब अगर हम पेज नंबर 7 और 8 की तरफ बढ़ें तो वहां कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया का जिक्र है। स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए धारा 5 और 6 में कड़े नियम हैं। और यहाँ 2019 के संशोधन को याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, नोट्स में से साफ तौर पर अपडेट किया गया है कि 2019 के बाद इनका कार्यकाल 5 साल से घटाकर 3 साल या 70 वर्ष की आयु तक कर दिया गया है। जो भी पहले हो। जी, लेकिन जो सबसे अहम बात मुझे लगी वो ये है कि रिटायरमेंट के बाद ये सदस्य सरकार में कोई पद नहीं ले सकते। और ये प्रतिबंध बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सोचिए, अगर आयोग के सदस्यों को ये लालच हो कि रिटायर होने के बाद उन्हें कोई अच्छी सरकारी पोस्ट मिल जाएगी, तो क्या वे सरकार के खिलाफ निष्पक्ष फैसले ले पाएंगे? शायद उनका झुकाव सत्ता की तरफ हो जाए। बिल्कुल। इसलिए ये रोक उनके फैसलों को किसी भी तरह के डर या पक्षपात से मुक्त रखने के लिए एक मजबूत ढाल है। स्वतंत्रता की बात हो गई, अब बात करते हैं आयोग की ताकतों की। पेज 9 और 10 पर धारा 12 और 13 के तहत आयोग की शक्तियां बताई गई हैं और ये शक्तियां इसे एक बहुत ही पावरफुल एजेंसी बनाती हैं। हाँ, जैसे कि स्वतः संज्ञान यानी सुओ मोटो लेने की शक्ति। मतलब उन्हें किसी की शिकायत का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने न्यूज में भी कोई खबर देख ली तो वे खुद जांच शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जेलों का निरीक्षण करना भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। और धारा 13 तो इसे सीधा सिविल कोर्ट का दर्जा दे देती है। सिविल कोर्ट होने का मतलब है कि वे किसी को भी समन भेज सकते हैं, एफिडेविट पर गवाही ले सकते हैं। और नोट्स में यहाँ सीआरपीसी की धारा 100 का भी जिक्र है, जो कि सर्च और सीजर यानी तलाशी और जब्ती से जुड़ी है। अगर एनएचआरसी की टीम कहीं जांच के लिए जाती है तो वे सबूतों को अपने कब्जे में ले सकते हैं। सुनने में ऐसा बहुत पावरफुल लगता है, सिविल कोर्ट की ताकतें, जब्ती के अधिकार। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। और नोट्स का पेज 11 इसी दूसरे पहलू को दिखाता है, आयोग की सीमाएं। ये हिस्सा शायद पूरे कानून का सबसे क्रिटिकल पार्ट है। पहली और सबसे बड़ी सीमा ये है कि ये आयोग सिर्फ एक सलाहकारी या रेकमेंडेटरी संस्था है। यानी जांच में अगर कोई दोषी साबित हो भी जाए तो आयोग उसे खुद सजा नहीं दे सकता। बिल्कुल नहीं। वे सिर्फ सरकार को सिफारिश कर सकते हैं कि इस अधिकारी पर कार्रवाई की जाए या पीड़ित को मुआवजा दिया जाए। हालांकि सरकार को 1 महीने में रिपोर्ट देनी होती है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार का ही होता है। और इसके बाद जो दूसरी बड़ी सीमा है, जिसे नोट्स में 1 ईयर रूल या 1 साल का नियम कहा गया है, मेरा मतलब है धारा 36 के तहत, ये बहुत ही विवादास्पद है।
हाँ, इस नियम के अनुसार आयोग 1 साल से पुराने किसी भी मामले की जांच नहीं कर सकता। और व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो ये न्याय के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। जब पुलिस या प्रशासन द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो पीड़ित अक्सर सदमे में होते हैं या उन पर भारी दबाव होता है। एक गरीब या हाशिए पर खड़े इंसान को सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने में ही कई बार सालों लग जाते हैं। सही कहा। और तब तक ये 1 साल की समय सीमा खत्म हो चुकी होती है और NHRC के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। ये तो वाकई पीड़ितों के लिए बहुत निराशाजनक है। और तीसरी सीमा जो पेज 11 पर है वो धारा 19 के तहत है, जो सशस्त्र बलों यानी आर्म्ड फोर्सेस से जुड़ी है। जी, पुलिस के मामलों में तो आयोग सीधे जांच कर सकता है, लेकिन सेना या सशस्त्र बलों के मामले में आयोग के हाथ बंधे होते हैं। वे सिर्फ केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकते हैं और सिफारिश दे सकते हैं। अब राष्ट्रीय स्तर की इन शक्तियों और सीमाओं को समझने के बाद पेज 12 और 13 पर राज्य स्तर के ढांचे की बात की गई है, क्योंकि इतने बड़े देश में हर मामला दिल्ली तो नहीं आ सकता। इसीलिए धारा 21 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग यानी SHRC बनाए गए हैं। इनका ढांचा भी काफी सुगठित है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। लेकिन यहाँ पेज 13 पर एक और बहुत बड़ा ट्रैप दिया गया है। नोट्स में बकायदा बड़े अक्षरों में गलत लिखकर चेतावनी दी गई है। ये नियुक्ति और पद से हटाने की प्रक्रिया के बीच का विरोधाभास है। और ये संघीय व्यवस्था का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। धारा 23 कहती है कि SHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। वे अपना इस्तीफा भी राज्यपाल को ही देते हैं। तो आम समझ तो यही कहती है कि जो नियुक्ति करेगा वही हटाएगा। यहीं पर कैच है। उन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं, बल्कि सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है। ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे का लॉजिक बहुत सॉलिड है। राज्य आयोग के पास जो शिकायतें आती हैं वे ज्यादातर राज्य की पुलिस और प्रशासन के खिलाफ होती हैं। और पुलिस किसके कंट्रोल में होती है? राज्य सरकार के। मुख्यमंत्री के। हाँ, तो अगर राज्यपाल के पास इन्हें हटाने की शक्ति होती, जो कि राज्य सरकार की सलाह पर काम करते हैं, तो आयोग पर हमेशा राज्य सरकार का दबाव बना रहता। वे कभी खुलकर पुलिस के खिलाफ जांच नहीं कर पाते। तो हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को देकर उन्हें स्थानीय राजनीतिक दबाव से पूरी तरह सुरक्षित कर दिया गया है। एकदम सही। ताकि वे बिना डरे अपना काम कर सकें। और इस सिस्टम को बिल्कुल जमीनी स्तर यानी हर जिले तक पहुंचाने के लिए पेज 14 पर धारा 30 का जिक्र है, मानवाधिकार न्यायालय। यहां नोट्स बनाने वाले ने एक बहुत ही कमाल की ट्रिक दी है, SS मैच। SS मैच यानी हर जिले का सेशन कोर्ट ही वहां का स्पेशल मानवाधिकार न्यायालय बन जाता है। जी, राज्य सरकार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति से सत्र न्यायालय को ही ये प्रभार दे देती है। इससे हर जिले में एक नया कोर्ट बनाने का खर्च और समय दोनों बचते हैं। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल कदम है और साथ ही मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए धारा 31 के तहत एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति का भी प्रावधान है, जिसके पास कम से कम 7 साल का वकालत का अनुभव होना चाहिए। और जहां बहुत गहरी जांच की जरूरत हो, वहां धारा 37 के तहत SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की भी बात है। अब हम इन नोट्स के आखिरी पेज यानी पेज 15 पर आते हैं। यहाँ एक रैपिड फैक्ट्स का सेक्शन है। एग्जाम से ठीक पहले रिवीजन के लिए। हाँ, इसमें कुछ सीधे तथ्य दिए गए हैं, जैसे इस अधिनियम में कुल 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं और NHRC के पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। ये छोटे छोटे फैक्ट्स अक्सर MCQs में सीधे पूछ ली जाती। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, तभी होगा सिलेक्शन। अगला वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ, तभी लेकर आऊंगा।